नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजभवन पहुंची सीएम अतिशी, मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लेंगे माघी पूर्णिमा स्नान की तैयारियों का जायजा। आज शाम जीते हुए विधायकों से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। मुंडका के दादा भैरव मंदिर पहुंचे नई दिल्ली से बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा। बनासकांठा में नेशनल हाईवे पर डंपर पलटने से 4 लोगों की मौत। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के ग्राम आमघाट पौड़ी से बोलेरो में एक मरीज को कटंगी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन कटंगी पहुंचने से पहले गाड़ी के सामने से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी से दूरी बना ली। वहीं देखते ही देखते आग ने गाड़ी को अपने चपेट में ले लिया, जिसके तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एनटीपीसी कैरेडारी ने परियोजना प्रभावित गांवों में 1000 फलदार पौधों का वितरण किया। इनमें आम, शरीफा, नींबू, अमरूद और लीची के पौधे शामिल हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल के लिए एनटीपीसी कैरेडारी का आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि ये पहल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उनके गांव को हरियाली से भर देगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध शस्त्र बनाते 2 शातिर कारीगर गिरफ्तार हुए हैं। तिरवा क्षेत्र में बन रहे थे अवैध असली। हमारे प्रभारी निरीक्षक तिरवा जितेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में हमारी तिरवा पुलिस ने 2 अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक विनोद है जो बंसीपुरवा थाना तिरवा का रहने वाला है, और दूसरा हैप्पी उर्फ रोशन है, ये सुभाष नगर का रहने वाला है। ये साथ मिलकर के एक शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे, जिसमें जो इनके कब्जे से बरामद हुए हैं उसमें 7 निर्मित असलहे हैं, जिसमें 6 315 बोर के अवैध शस्त्र हैं और 1 हथिया है। इसी तरह से 3 अर्धनिर्मित है और बड़ी संख्या में जो उपकरण है अवैध शस्त्र बनाने के, ये बरामद हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में। आज भाजपा ने रायपुर नगर निगम के चुनाव के लिए आरोप पत्र जारी किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने 15 बिंदुओं पर पूर्व कांग्रेस निगम सरकार की खामियां गिनाई, जिसमें कई परियोजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने आरोप पत्र जारी करने के दौरान कहा कि कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर है। कांग्रेस की डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया के हमारे प्रभारी अमित चिमनानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता नगर निगम का जिम्मेदारी संभाल रहे रायपुर नगर निगम की संदीप शर्मा जी, मीडिया के सहप्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, सुनील चौधरी जी, किरण बघेल जी, अमित साहू जी, तोकीर है ना, तोकीर भाई, नगर निगम चुनाव में आने वाले 5 वर्षों में किस विजन के साथ में हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, इसके लिए हमने जन घोषणा पत्र, प्रदेश का जन घोषणा पत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया था, आम जनता की राय लेकर। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के पहले एक आरोप पत्र उन्होंने जारी किया था, अर्थात चुनावी मैदान में जनता की अदालत में जाने के पहले
हम आने वाले 5 वर्षों में क्या करेंगे, ये कांग्रेस के लिए प्राथमिकता नहीं थी। कांग्रेस ने प्राथमिकता दी आरोप पत्रों को, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत का जो उन्होंने आरोप पत्र लगाया था, आरोप पत्र जारी किया था, पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी नगर निगमों में उनके ही महापौर थे, अधिकांश जिला पंचायतों में उनके ही अध्यक्ष थे, जनपद में उनके अध्यक्ष थे। अर्थात उन्होंने जो आरोप लगाया, अपने ही जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया, इसके लिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं। पिछले 1 वर्ष की भी चर्चा उन्होंने की कि 1 वर्ष में हमारा जो शासन है, लेकिन सबको मालूम है, आप सबको भी मालूम है, आप सबके समाचार पत्रों में सब चीजें सकारात्मक रूप से हम लोग देखते हैं कि विष्णुदेव साय जी की पहली ऐसी सरकार होगी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले जिन वादों को हमने किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, सबसे बड़े जो 2, 4, 5, 8 वादे थे, उन वादों को हमने पूरा किया। आज मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, चाहे किसान की बात हो, मैतारी बंधन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे भूमिहीन की बात हो, अधिकांश बड़े मुद्दों को हमने पूरा किया। अभी 4 वर्ष हमारे और हैं। आज जब हम 11 तारीख को मतदान करने के लिए जा रहे हैं, 15 तारीख को परिणाम है, हमने अध्ययन किया। हम तो आरोप पिछले जब हम विपक्ष में थे हम लगा रहे थे कि भूपेश बघेल की सरकार तो भ्रष्टाचार कर ही रही है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं। आज उनके अधिकारी से लेके नेता से लेके सब जेल की सलाखों के पीछे, और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बेल में। लेकिन नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत जो विशुद्ध रूप से आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सड़क, पानी, बिजली, खंबा, सफाई, राशन कार्ड, जो नित्य प्रतिदिन की लोगों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए वहां पे हमारे महापौर, पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष बैठते हैं और आम जनता की सेवा करते हैं। लेकिन कांग्रेस, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, देश की आजादी के बाद और पहले से भी उसके अनेक उदाहरण सामने आए हैं। एक ही उदाहरण का रिपीट करता हूं। जब नांदगांव में भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे थे, भूपेश बघेल जी, तो ये बताया गया कि सरकारी भ्रष्टाचार तो कर ही रहे, अपने पार्टी के फंड में से भी उन्होंने 5-7 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया अपने कार्यकर्ता, किसी नेता की बेटी को। अर्थात सरकार को तो हम लूटेंगे, हम अपने संगठन को भी लूटेंगे। ये कांग्रेस की मूल पहचान है। पिछले 5 वर्षों में नगर निगमों में क्या भ्रष्टाचार किया गया है। नगर निगम को सेवा की जगह भ्रष्टाचार का अड्डा, इसीलिए शायद नगर निगम रायपुर में जो महापौर की प्रत्याशी हैं श्रीमती दीप्ति दुबे जी, या पार्षद जो लड़ रहे हैं 70 कांग्रेस के, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि अपने पुराने महापौर की फोटो लगाकर प्रचार कर ले, उनके नाम से वोट मांग ले। ये स्थिति, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके कारण क्या स्थिति बनी। चारों जो विधायक हारे यहाँ पे, वो पर्दे के पीछे इस बात को चुनाव के पहले नहीं कहते थे कि हमारे लिए बड़ा नुकसान नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, शायद हम जीत पाए या नहीं जीत पाए, लेकिन अंततः वही हुआ जो सोच रहे थे। लेकिन आज आरोप पत्र जो हमने आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि नगर निगम में रहकर भी किस तरह के भ्रष्टाचार किए जाते हैं, ये यदि कोई सीखा जाता तो कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के महापौर से, कांग्रेस के पार्षदों से सीखा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। आप सबको सब जानकारी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा कि कांग्रेस ने, रायपुर की मैं बात कर रहा हूं, सुनिए, थोड़ी देर बात करूंगा। नगर निगम रायपुर में पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस के महापौर रहे हैं। इन 15 वर्षों में नगर निगम रायपुर को भ्रष्टाचार और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने। उसमें से कुछ चंद उदाहरण मैं आपको कहूंगा। कोरोना बीच में आया था, जब लोग कोरोना में सेवा का काम कर रहे थे और कुछ निजी स्तर पर भी लोग अपने पैसे खर्च करके लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं। ऐसे समय में कोविड में भी नगर निगम में बैठी हुई कांग्रेस की टीम ने 80 लाख रुपए का अस्थायी कोविड केयर का सामान के लिए किराया लिया और खरीदा। जाता तो इतनी राशि खर्च नहीं होती, जबकि खरीदने की बात थी
लेकिन उन्होंने किराए पर रखकर गफलत करके 80 लाख रुपए का भ्रष्टाचार कोविड में जब लोगों की मौत होनी थी किया था। शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी फव्वारा, बूढ़ा तालाब में जब अभी दक्षिण का विधानसभा होता आप सब लोग थे वहां पर, हमने कहा कि चल क्यों नहीं रहा है, तो वो करोड़ों रुपए का फव्वारा कुछ दिन के अंदर में ही बंद हो गया। 5 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन जो केवल 100 दिन, मुझे तो 100 दिन में भी शंका चलने लग रही है, केवल 100 दिन 5 करोड़ का फाउंटेन वहां पर चला बूढ़ा तालाब का। ये कारनामा यदि किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन महापौर और कांग्रेस की परिषद ने किया। करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन जो केवल 100 दिन, मुझे तो 100 दिन में भी शंका चलने लग रही है, केवल 100 दिन 5 करोड़ का फाउंटेन वहां पर चला बूढ़ा तालाब का। ये कारनामा यदि किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन महापौर और कांग्रेस की परिषद ने किया। आपको याद होगा कि हमने आंदोलन किया था कि तेलीबांधा से जो थाना है वहां से वीआईपी मोड़ जो राम मंदिर का है वहां तक का सौंदर्यीकरण बिना टेंडर के किसी व्यक्ति को दे दिया गया था। 2.5-4 करोड़ रुपए का दिया था, जिसमें हमने आंदोलन भी किया था उसमें। फिर उसके बाद उसमें कार्रवाई हुई। आज ठेकेदार भी भटक रहा, उससे काम ले लिया गया बगैर टेंडर के। इस तरह के कामों को अंजाम दिया गया। उसका हमने नाम दिया था कि वॉल ऑफ करप्शन। दीवार यदि बन रही है तो उसको नहीं करप्शन है, वॉल ऑफ करप्शन का नाम हमने दिया। होर्डिंग्स का 27 स्विमिंग पूल का मामला सबके सामने आया था। होर्डिंग्स का मामला, ये होर्डिंग्स के मामले में कांग्रेस की सरकार ने 27 करोड़ का घोटाला यूनिपूल के नाम से ये महापौर और उनकी परिषद की टीम ने किया। नरैया तालाब सुनते सुनते कई दिन बीत गए। सौंदर्यीकरण के नाम पर 27 लाख रुपए का फर्जी, 40 लाख का टेंडर घोटाला और 100 रुपए की चीजों को हजारों रुपए में खरीदा गया। जैसे अभी मुक्षित कॉर्पोरेशन वाला आया ना, ये 200-500 की चीजों को 10,000 खरीद, वो भी भूपेश बघेल की सरकार का 400-500 करोड़ का घोटाला। मुक्षित ने उसमें भी अंदर वो तो गए हैं, कुछ अधिकारी भी अंदर जाएंगे उसमें। वित्त आयोग जो हमारा फाइनेंस कमेटी होती है, उससे हमें 10 इलेक्ट्रॉनिक बस की खरीदी के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए थे केंद्र की सरकार ने। लेकिन आज तक चूंकि वो सेवा का काम था, केंद्र सरकार के माध्यम से था, उसमें रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें पैसा शायद नहीं मिलता, इसलिए वो 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें आज तक प्रारंभ ही नहीं हुई क्योंकि ये उनकी प्राथमिकता में नहीं था। 2 साल से बंद पड़ी कंपनियों को बिना जांच और एनओसी के लिए ठेके दिए गए। पार्किंग, ट्रैफिक की अव्यवस्था जो रही है, प्रदूषण, ये सब आपको मालूम है। नालियों का विषय मालूम है, स्वच्छता का मामला मालूम है। पहले बीच में कभी आए कि हम स्वच्छता में आ गया ना, धीरे धीरे करके रैंकिंग ऐसी हो गई कि हम स्वच्छता की श्रेणी से ही हम बाहर आ गए। महिलाओं की टॉयलेट की इन्होंने वादा किया था, महिलाओं का टॉयलेट का निर्माण नहीं हुआ। कर एक ऐसा विषय है, नगर निगम नगर पालिका के माध्यम से आम जनता को लगता है कि हम पर कोई कर का बोझ तो नहीं होगा, स्थानीय संपत्ति कर या अन्य प्रकार के करों का। इसमें जो अभी भी जनता हमको कहती है कि आप इसको ठीक, कल मैं कहीं घूम रहा था तो कल बोले भैया टैक्स वाला आप ठीक करवा देंगे यदि आपकी सरकार आती है तो। पिछले 5 सालों में जो मूल कर है उसमें ब्याज, पेनल्टी, मतलब एक के ऊपर एक करारोपण जिस तरीके से किया गया, आम आदमी से परेशान हुआ है। संप्रदाय विशेष को संरक्षण के कारण लगातार अपराध होते रहे, शहर के अंदर में माहौल खराब रहा। महापौर जी वैसे तो प्रथम नागरिक होते हैं, सम्मानित नागरिक होते हैं, किसी भी नगर का यदि प्रथम व्यक्ति महापौर ही होता है और सभी सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजाद भारत में 75-77 वर्षों में ये ऐसे एकमात्र महापौर रहे होंगे जिनके रिश्तेदारों का आतंक न केवल आम निवासियों बल्कि पुलिस वालों तक था, जिसके वीडियोस हमने आप सब लोगों के समक्ष जारी किए थे। भतीजे का मामला हो, लड़ाई झगड़े का हो, पुलिस पर आंदोलन करते हो प्रहार हो, ये तमाम प्रकार के विषय आपके सबके पेपरों में छपे हैं। मतांतरण आदि की घटनाएं शहर के अंदर में भी हुई, उसमें मेरा खुला आरोप है, इसमें प्रदेश कांग्रेस का संरक्षण है। तिरंगा जलाने से लेकर संविधान फाड़ देने की बातें भी सरेआम की जा रही थी। कुल मिलाकर अभी तो मैंने कुछ चंद पॉइंटों को लिया है। करीब 3 दशकों से दिल्ली में चुनावी जीत का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार राज्य की सत्ता मिल गई है और आम आदमी पार्टी 11 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई। इस बीच हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के नक्कुड़ से बीजेपी नगर अध्यक्ष आलोक जैन से बातचीत की। दिल्ली में हुई जीत को लेकर आलोक जैन ने पल्स 24 न्यूज को क्या कुछ बताया,
और कार्यकर्ताओं ने किस तरह अपनी खुशी जाहिर की, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। और दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद बीजेपी ने एक तरह से मजबूती के साथ में चुनाव जीता और चुनाव जीतने के साथ साथ सत्ता पलट गई, क्योंकि 27 सालों बाद अब वहां पर बीजेपी का झंडा लहर रहा है, यानी कि भगवा रंग वहां पर लहर रहा है। तो नकुड़ के अंदर आखिरकार क्या माहौल है, और आए हैं हम नगर अध्यक्ष आलोक जैन जी के दफ्तर पर, क्योंकि यहां पर मिठाइयां कुछ खास बट रही हैं अब की बार। तो उनसे बात करते सीधे सीधे कि आखिरकार यहां पर सभी जो है मौजूद है। पवन सिंह राठौर जी हैं, गुरु जी हैं, राकेश वर्मा जी, तो मिठाइयां एक तरह से बट रही हैं। तो देखिएगा, क्योंकि राजेश त्यागी जी में जो है ना, जब भी कहीं फूल खिलता है तो इनका जोश कुछ ज़्यादा हो जाता है, और जोश इस तरह से बढ़ता है इनका, क्योंकि राजेश त्यागी को हम भी जानते हैं कि बहुत पुरानी तरह से ही आज तक शायद इनकी पैदाइश ही बीजेपी में हुई है। लेकिन आज अध्यक्ष जी से बात करेंगे थोड़ा पहले। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से 27 सालों के बाद बीजेपी को वहां पर भगवा लहराया गया है, क्या कहेंगे? विकास जी, जैसे दिल्ली में आज हमारी जीत हुई है, ये वहाँ की जनता की जीत है। वहाँ की जनता ने राष्ट्रवाद को चुना है। 27 साल बाद भाजपा का जो ये सूखा खत्म हुआ है, वहाँ के लोगों ने समझा कि राष्ट्रवाद सबसे पहले है, राष्ट्रहित सबसे पहले है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखती है। वहाँ की जनता ने समझा कि जो हमारा विकास है वो एक ऐसी पार्टी द्वारा ही हो सकता है जो राष्ट्रहित की बात सोचती है। इसीलिए उन्होंने इस बार 27 साल बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर विजय दी है। अच्छा सर, एक थी बात करेंगे, जब बीजेपी ने आप पिछली जब देखे जाए बीजेपी जो थी, बीजेपी ने जब भी वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा किया तो बीजेपी लगातार हारी है, क्योंकि पहले आपने देखा बेदी जी का चेहरा था, उसके बाद में कई चेहरे ऐसे किए गए, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा था, तब भी बीजेपी अब की बार जीत पाई। क्या कारण रहा होगा? देखिए विकास जी, भाजपा जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि नेताओं की पार्टी है। यहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए एक संदेश दिया गया है, जो कि पहले से भी देती है ये पार्टी, कि एक कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ पहले से कुछ डिसाइड नहीं है, कि परिवारवाद नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, आगे मेरे चाचा बनेगा, चाचा का बच्चा बनेगा। यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसीलिए पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है। अच्छा, आपने देखा होगा अभी सुबह से ही जब चुनाव आने के नतीजे आने स्टार्ट हुए तो किसी ने कफन की बात की गई, किसी ने कहा ईवीएम जो है हैक कर लिया गया, ईवीएम मशीनें हटा दिया जाए तो चुनाव जीत पाएगा। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब दिल्ली में 67 सीटें आई या 63 सीटें आई, तब तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गई है। अभी ऐसा क्यों कहा गया? ये एक हताशा है जो दिखाती है कि उन लोग किस तरह से हताश हो चुके हैं। ये हताशा है उनकी। क्या देख रहे हैं कि क्या केजरीवाल का जो विकास था वो उन्हें दिखाई नहीं दिया? बिजली मुफ्त थी, इतने बड़े बड़े जो स्वास्थ्य के जो सुविधाएं बनाई गई, क्या दिल्ली के अंदर अब की बार वो राशनी आई है, बदल की गई? देखो, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आपने देखा होगा केजरीवाल जी शराब घोटाले में अंदर गए, उनके सभी मंत्री अंदर जा रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले किए हैं। एक ईमानदार छवि के ऊपर में आए थे, लेकिन क्या साबित हुआ कि वे बेईमान है। लोगों ने देखा जब ये बेईमान है तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्यों रहना, इसलिए इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो केजरीवाल को जो हारे और जिन्होंने उनको हराया, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या लग रहा है, किसका लग रहा है कि दिल्ली के अंदर अब की बार कौन बैठेगा दिल्ली के सिंहासन पर? देखिए, मैंने पहले भी बताया, ये कार्यकर्ता की पार्टी है, इसलिए वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा कोई तय नहीं है कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारे साथ में पवन सिंह राठौर है, ये जरूर किसी ना किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कहेंगे? आज चेहरे पे मुस्कान भी कुछ अलग है, 27 सालों का वनवास पूरा हुआ है, क्या कहेंगे? वनवास नहीं गए, हम तो देश में राज कर रहे। वो तो वहाँ की ऐसी स्थिति रही थी कि वहाँ पहले कांग्रेस रही, फिर उसके बाद ये अन्ना हजारे के आड़ में आकर के ये आदमी ऐसा आया, ईमानदार का चेहरा दे करके लोगों को झूठे वादे करके सत्ता में आ गया। लोगों ने 10 साल उस पर विश्वास किया। अब वो समझ गए कि ये तो बेईमान है, टोटल अपना शीश महल जैसे में रहना पसंद करता है। पहले एक वैसी गाड़ी में वैगनार में घूमा, अब तमाम चीज़ें हद पार करके सारी सीमाएं तोड़ करके भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल में रखा जो आदमी वो, और उसके नेता मनीष सिसोदिया जैसे, जिस पार्टी को अपने आप को वो कहते हैं स्तंभ है, उन लोगों ने जो लूट खसोट करी, उस लूट खसोट का आज जनता ने उनको दे दिया उसका रिजल्ट, कि हम ऐसे भ्रष्ट लोगों को नहीं पसंद करते, जो कहते कुछ है, मुंह में कुछ है और पेट में कुछ है। ऐसे लोगों को जवाब दिया जनता ने, और फिर वो उसी राष्ट्रवाद की भाषा में आकर के आज मोदी जी
जिसके पास कोई अपना घर मकान कुछ नहीं है, सब कुछ देश के लिए न्यौछावर है, ऐसे नेतृत्व को पसंद किया और वो कार्यकर्ता भाजपा का सब खुश है आज। क्या देखेंगे, सुबह सुबह कफन भिजवा दिया गया निर्वाचन आयोग के आगे, क्या कहेंगे उस चीज को? देखिए बात सुनो, ये तो इनका पुराना ढकोसला है। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनती है तो वहाँ तो हमने ईवीएम मशीन नंबर सब गड़बड़ कर दी, आयोग भी खरीद लिया, पुलिस भी खरीद ली। जब छत्तीसगढ़ में इनकी बनती है तो फिर क्या होता है, वहाँ चुप हो जाते हैं। इमरान मसूद का भी बड़ा बयान आया है। नहीं, वो तो इमरान मसूद तो पहले से बयानबाजी करता है, बस बयान ही है उसके पास, हो रहा है क्या था, बयान के सिवाय कुछ नहीं। बयान से ही तो अपना प्रसिद्धि करे। ये तो बयानों बयानों से कुछ नहीं होता, जनता का फैसला, जनता बड़ी अदालत है और जनता ने बहुत सोच समझ के सही निर्णय लिया। केंद्र में भी और वहाँ दिल्ली में भी जब एक जी सरकार होगी, अभी विकास के रास्ते 4 गुने होंगे। अब सारे काम अच्छे होंगे। केवल आप लोग एक गांव का प्रधान कोई और का बन जाए और ब्लॉक प्रमुख दूसरा बन जाए तो डिस्टर्ब होता है। अब वो योजनाएं लागू होंगी। केंद्र की योजना को लागू करने में केजरीवाल की सरकार फेल हुई और वहाँ पर इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। अब जो केंद्र की सभी योजनाएं होंगी, वो अब वहाँ का जो भी मुख्यमंत्री कार्यकर्ता बनेगा वो इस प्रकार होगा। 10 साल उसकी, 10 साल तो हमारे यहाँ भी थी, 10 साल का नाम हरियाणा में भी थी। हमें तीसरी बार क्यों आ गई सरकार वहाँ? क्योंकि वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे यकीन है, मोदी जी पे यकीन है, उसकी पूरी टीम पे यकीन है, उसका कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा। चलिए, तो गुरुजी हमारे साथ में राकेश गुप्ता जी, इनसे बात करें। गुप्ता जी क्या कहेंगे? आज भी मुस्कान भी है, काली मूछें भी आज ज़्यादा है रही है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतना अथक प्रयास किया और दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हम उनके आभारी हैं। इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, जो पार्टी किसी दिन बिल्कुल ईमानदारी का पाठ लेकर के आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम दिल्ली में एक साफ सबस छवि के शासन करेंगे, वो सबसे भ्रष्ट और निर्लज निकले, निकम्मे निकले और भ्रष्टाचार में आखंड डूबे रहे। शराब घोटाला, बहुत सारे घोटाले वहाँ उन्होंने किए। तो जनता समझ गई। इस केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, उसमें उसका आचमन करूंगा। वो यमुना किस कदर मैली है सबको पता है। बार बार झूठ फैलाया गया कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया, दिल्ली में नरसंहार करना चाहती है। तो जनता समझ गई कि बिना किसी साक्ष्य के वो आरोप लगाने के माहिर है। कल भी आरोप लगाया गया कि हमारे 16 विधायक को पर ऑफर आई है कि 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद देंगे। जब रिजल्ट ही नहीं आया, काउंटिंग ही नहीं हुई, तो उनके 16 विधायक कहाँ से बन गए और कोई साक्ष्य नहीं। एक नैरेटिव केजरीवाल ने पूरे 10 साल गढ़ा है और उसका कार्य एक ही रहा कि दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करो और आनंद करो। इसके अलावा केजरीवाल ने कोई कार्य नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक की जो बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने भी देखा कि दूसरे राज्यों में किस तरह से विकास हो रहा है, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं। तो उसको सोच करके छोटे अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम दिल्ली की जनता के आभारी हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, उनके भी हम साधुवाद देते। तो देखिएगा, बड़ी जीत हुई है दिल्ली की, लेकिन त्यागी जी से जरूर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर जब भी कहीं चुनाव होता है और बीजेपी जीतती है, तो चाहे राजस्थान हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर हुआ, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, जब भी होते हैं तो इनकी लहर और जो आवाज़ बड़ी बुलंद होती है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सुबह 11 बजे राजभवन पहुंची थी सीएम आतिशी। राज्यपाल वीके सक्सेना को आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं एलजी ने विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रही है, जहां आपके हार जाने के बाद सीएम आतिशी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां अंबाला कैंट महिला सब इंस्पेक्टर सरोज सैनी ने नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप त्रिशूल केरला हाई जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीत हरियाणा का नाम रोशन किया।
अपनी इस जीत को लेकर सरोज सैनी ने क्या कहा, सुनिए। ये मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप आप जीत कर आए हैं जी तो अपने नाम के साथ बताएं। हाँ जी, मैं सब इंस्पेक्टर सरोज सैनी फ्रॉम महेश नगर अम्बाला कैंट से हूँ और ये एथलेटिक मीट खेलते हुए मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं और ये एथलेटिक मीट एक सीनियर एथलेटिक मीट, मास्टर एथलेटिक मीट जिसको बोलते हैं, जो कि अबव 35 शुरू होती है और ये कैटेगरी वाइज खेली जाती है, एज वाइज, एज कैटेगरी वाइज, जैसे 35, 40 प्लस इस तरह से। और मैं इसमें 40 प्लस में अब इस टाइम खेल रही हूँ और मैं यहाँ 40 प्लस में मेरी यहाँ स्टेट हुई पंचकुला, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है नेशनल के लिए। यहाँ मैंने 2 गोल्ड जीते थे, हाई जंप और ट्रिपल जंप इवेंट में। और उसी के जरिए फिर मेरी सिलेक्शन होने के बाद मैं अब केरला त्रिशूर में जो चैंपियनशिप हुई है, एथलेटिक मीट हुई है, तो सीनियर एथलेटिक मीट, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा है, जहाँ पे मुझे हाई जंप में मेरा सिल्वर मेडल मिला है, मुझे सिल्वर मेरा आया है। तो मैम इसमें कितने यहाँ से और जो है खेलने के लिए यहाँ से और गए थे प्रतिभागी? हाँ, जो हरियाणा की टीम थी तो वो काफी बड़ी टीम थी, 80-90 के आसपास प्लेयर थे पूरे हरियाणा से, जिसमें हमारी 4 लेडीज जो थी वो हमारे हरियाणा पुलिस से अम्बाला से थी। 4 लेडीज? हाँ जी। तो यहाँ से क्या क्या नाम थे उनके? हाँ जी, यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर कविता सैनी और एक मैं सब इंस्पेक्टर सरोज सैनी और एक हेड कांस्टेबल है अनीता और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है रजनी शर्मा। तो हम 4 अम्बाला पुलिस से खेलने के लिए गए थे। तो आगे भी अगर आपको इस तरह के कोई मौके मिलते हैं, उनमें कहाँ तक रहेंगी आप जाने के लिए उत्साहित? कोशिश तो है कि हाँ, मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और मेडल भी लेके आऊं। मैं पहले लेके भी आई हूं, मैं पहले श्रीलंका खेल के आई हूँ और वहां पे मेरे 2 मेडल थे, 2 गोल्ड मेडल थे मेरे 2019 में। अब भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि अगर हमें हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिलती है, परमिशन मिलती है, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो अगर आगे भी हमें मौका मिलता रहा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊं, अपने देश के लिए खेलूं, अपने देश का नाम रोशन करूं, अपने अम्बाला का नाम, अपने हरियाणा का नाम रोशन करूं। थैंक यू। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। बता दें कि ये मुठभेड़ आज सुबह से ही चल रही है। वहीं इस मुठभेड़ में 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने की है, लेकिन नक्सलियों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। इस बड़ी खबर के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां संत रविदास पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना अधीक्षकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर समय से समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जिस मार्ग पर जुलूस एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उन स्थानों पर यातायात सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रबंध करने पर भी चर्चा हुई। वहीं दिल्ली और मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत के बाद गाजीपुर में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल नजर आया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। साथ ही कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमते नजर आए।
ओम प्रकाश जी आ जाइए। अध्यक्ष जी, आज जो है भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, क्या है पूरा मामला? आज देश की राजधानी दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्कीपुर सीट पर अभूतपूर्व विजय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। इस संदर्भ में आज सभी कार्यकर्ता जगह जगह स्थानों पर इस जीत की खुशियां मना रहे हैं और दिल्ली जैसी स्थान पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और राजधानी के अंदर जिस प्रकार का विकास होना चाहिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वो नहीं हो पा रहा था। अयोध्या के बारे में भी जो दावा समाजवादी पार्टी के मुखिया किया करते थे वो सारी बातें पटल पर आ गई हैं। भारी मतों से हमारी मिल्कीपुर सीट भी हम सब लोगों ने जीता है। इसी संदर्भ में आज सभी कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। सर, आज जो है खुशी का माहौल था और ऐसे में कैबिनेट मंत्री जी को यानी प्रभारी मंत्री को भी आना था, लेकिन क्या कारण रहा कि वो मतलब इस खुशी में शामिल नहीं हो पाए? प्रभारी मंत्री जी आज एक दुखद घटना में अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए गाजीपुर जिले के वसुका गांव में आए हुए थे और उन्होंने उसी संवेदना को व्यक्त करके वापस गए। इस नाते वो संवेदना की दृष्टि से आए थे, वो अपने कार्यक्रम में चले गए। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पंचायत के गांवों से, जहां के निवासियों को प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। जल मीनार, संवेदक और बिचौलियों की भेंट चढ़ गई है और टंकी के आसपास के 2-4 घरों तक ही पानी की आपूर्ति हो रही है। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम ऋषिलाल पंडित है। अच्छा, यहाँ का जल नल योजना का क्या मामला है? जल नल योजना का तो अभी पाइप इधर नहीं बैठा है, लेकिन डी बोरिंग हो रहा है, लेकिन उसमें पानी नहीं निकल रहा है। 2 जगह हुआ, पानी तो अभी तक निकला नहीं। उसमें 200 या तो 200 से ज्यादा ही हो रहा है, इससे तो पानी निकला, इसलिए अभी वहाँ तो कुछ लगा नहीं। कितना दिन पहले हुआ था बोरिंग? वह 1 साल लगभग 1 साल। 1 साल हो गया तो इधर सप्लाई नल लगा हुआ है? नहीं, सप्लाई नल नहीं लगा हुआ अभी इधर। मतलब सप्लाई का कनेक्शन भी नहीं दिया? कनेक्शन भी नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बात को लेकर आपने कहीं पे आवेदन दिया था? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया गया है। अच्छा, और किसी से बात किया था ठेकेदारों के? ऐसे टंकी बना हुआ है वहाँ ऊपर में। अच्छा, लेकिन चालू नहीं हुआ है, तो नल ही नहीं बैठा है तो चालू कैसे होगा? मतलब सिर्फ मतलब कि पानी ही नहीं निकला। पानी नहीं निकला, तो और कहीं पे इसके दूसरा जगह हुआ होगा? दूसरा जगह देखिए, उसमें ज्यादा गहराई बोरिंग होने से पानी तो निकल सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है। 200-300 फीट के अंदर नहीं हो रहा है। हो सकता है ज्यादा करने से हो जाए। अच्छा, तो सुविधा हो जाएगा सबका। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? यहाँ पानी का क्या मामला है? पानी एबे नहीं करता है, नहीं आता है। नदी नाला सब सूख जाता है, हरा तारा है ये नहीं। पानी में दिक्कत होता है पीने में, गर्मी टाइम में नहाने धोने, कपड़ा लत्ता धोने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, तो यहाँ पे सप्लाई लगा हुआ है जो टंकी बैठा है? हाँ, सप्लाई लगा हुआ है, से पानी एबे नहीं करता है। पानी नहीं आता? कितना दिन से नहीं आ रहा? बहुत दिन, जब से लगा तब से पानी हम लोग के घर नहीं आया। तो फिर आप लोग पानी कहाँ से मतलब लाते हैं? इधरे से लान के पीते हैं। अच्छा, मतलब अगल बगल से लाके? हाँ, अगल बगल से या इनारा से लान के पीते हैं, नदी नाला नहाने जाते हैं। चलिए, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सहदेव पंडित। सहदेव पंडित, क्या समस्या है यहाँ पानी वाला? समस्या जो टंकी जो बना है, खाली टंकी तो नल जल योजना वाला टंकी तो जो बना है सो बहुत बड़ा टंकी बना दिया है, लेकिन पानी तो जिस जगह है वहीं खाली पानी आता है और बाकी इधर तो कहीं नहीं। कम से कम 50-60 घर में पाइप जोड़ दिया है, लेकिन पानी कहीं नहीं आ रहा है। मतलब ठेकेदार जो है सो खाली अपना किसी तरह से काम निकाल के अपना चले गए, चला गया, चेक भंजा लिया। हाँ? बाकी पानी किसको आ रहा नहीं आ रहा, दोबारा देखने भी नहीं आया। नहीं आया। बहुत पानी का दिक्कत है। ये गर्मी के दिनों में तो और दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत हो गई। कहाँ से लाते हैं पानी? पानी कोई नदी से, कोई कहीं और देखिए कोई जंगल में खाद है, बुढ़िया खाद बोल के, वहाँ से नहाना धोना होता है। जानवर को भी बहुत पिलाने खिलाने में दिक्कत होता है धूप दिन में। नाम क्या है? तो पानी कहाँ से ला रही है? आगे से? तो उधर घर तरफ नहीं लगा हुआ नल आपका? घर में लगा हुआ है तो पानी नहीं आ रहा है। ये जो टंकी जो वहाँ लगा है वही टंकी से कनेक्शन है? कितना घर में पानी आता है उस टंकी से?
मतलब 2-4 घर में आ रहा है, बाकी पूरा नहीं आता है। बहुत दिक्कत होता है पानी का। चलिए ठीक। और वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्रयागराज महाकुंभ से लौटते श्रद्धालुओं का वाहन सोनभद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, वहीं 6 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की है। अगली खबर का रुख करेंगे अमेठी जनपद में दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत में पूरे जनपद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा भी कराया। बता दें कि इस अवसर पर काशी प्रसाद तिवारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा गोविंद सिंह चौहान समेत सभी कार्यकर्ता और आम जनता ने इकट्ठा होकर नारे लगाते हुए जीत का जश्न मनाया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां DDU जंक्शन से प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए यात्रियों के लिए 18 घंटे बाद दोबारा महाकुंभ स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RPF, GRP और रेलवे कर्मचारियों की टीम भी स्टेशन पर मौजूद है। बड़ी संख्या में झारखंड और बिहार से श्रद्धालु DDU जंक्शन पहुंचकर प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ी खबर जयपुर के चोमू से, जहां दौलतपुरा गांव में अनैतिक कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। श्री रामनगर में लोगों का जमावड़ा रहता है। अनैतिक कार्य एवं देह व्यापार करने वाले बिहारी लोगों के खिलाफ लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद भी आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। थाना दौलतपुरा के एक्सप्रेस हाईवे के पास श्री राम नगर का ये पूरा मामला है। मैं पंचायत समिति में दौलतपुरा ग्राम पंचायत में दौलतपुरा थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं। ये उन्होंने कॉलोनी के अंदर 6-7 मकान बना लिए और महिलाएं लाते हैं और बहुत गंदा काम कर रहे हैं वो। हमने इसकी शिकायत कलेक्टर को, SDM को, थाने वालों को, सबको दे दी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगली खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय टांगर का नवनिर्माण, सौंदर्यीकरण कार्य एवं ग्राम पचूर बारात घर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया और विद्यालय का अवलोकन भी किया। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव में आगामी तारीखों में मतदान होने को है, जिसके चलते प्रदेश में चुनावी माहौल जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दलों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। प्रचार की इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी में रोड शो आयोजित किया। रोड शो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता से नगरीय निकाय चुनाव में कमल का बटन दबाकर महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे सहित सभी 70 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को भारी मतों से जीतकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील की है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।